जय हिंद स्टूडेंट। फिर इस टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं जो चैप्टर, उसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो 10th स्टैंडर्ड पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि 10th स्टैंडर्ड पर ही इम्पोर्टेंट है ये जो हमारा टॉपिक है ये 12th में भी है, बहुत ही ज़्यादा वहाँ भी इम्पोर्टेंट है, हर जगह इसका रोल है। जब कभी भी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं तो ओम्स लॉ के बगैर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को जान ही नहीं पाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है, मेरे ये कहने का मतलब है। क्या होता है ओम्स लॉ, ये हम लोग इस लेक्चर में जानते हैं क्या होता है। अगर अपने पास दो कंडक्टर हैं, एक कंडक्टर मान लो ये है और एक कंडक्टर ये है, और दोनों कंडक्टर का अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं, पोटेंशियल तो आपको पता ही है, मैंने इससे पहले करवा ही दिया है कि पोटेंशियल क्या होता है। तो ये हो गया, ये दो कंडक्टर हैं, कंडक्टर नंबर 1, कंडक्टर नंबर 2, और इनका पोटेंशियल कुछ और है। मान लो इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, और V1 ग्रेटर देन V2 है। V1 का पोटेंशियल ज़्यादा है और V2 का पोटेंशियल कम है। या मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इफ़ टू कंडक्टर एट अ डिफरेंट पोटेंशियल, यहाँ पर दोनों कंडक्टर कैसे हैं, डिफरेंट पोटेंशियल पर हैं, केप्ट एट इन कॉन्टैक्ट, चाहे इनको कॉन्टैक्ट में रखो और चाहे इनको एक मेटालिक वायर से आप क्या करो, जोड़ दो। एक मेटालिक वायर से आप क्या करते हो, जोड़ देते हो। हमने एक मेटालिक वायर से क्या कर दिया, जोड़ दिया, इनको दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद आप ये देखते हो कि अगर ये हायर पोटेंशियल पर है और ये लोअर पोटेंशियल पर है, तो यहाँ पर जो हायर पोटेंशियल पर होता है, मान लो जो हायर पोटेंशियल पर है तो वो पॉजिटिव वहाँ पर वो पोटेंशियल मान लो, और जहाँ पर लोअर पोटेंशियल है, सपोज कर लो वहाँ नेगेटिव पोटेंशियल है, नेगेटिव पोटेंशियल है। तो जहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल होता है वहाँ इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होता है, याद रखना, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है। और जहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल होता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो होता है। इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, बहुत लो होता है, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन लो होता है। और यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है, ट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो है वो लो है, क्या है वो लो है। और यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो लो है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो है वो बहुत हाई है, चार्ज बहुत हाई है, ठीक है, वो क्या है, हाई है। अब जस्ट उल्टा आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन लो है जहाँ पर हाई पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रॉन हाई है जहाँ पर लो पोटेंशियल होता है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रॉन का यहाँ ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ पोटेंशियल कम है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इधर से फ्लो होना स्टार्ट कर देगा लोअर पोटेंशियल से हाइयर पोटेंशियल की ओर। और ये फ्लो तब तक मेंटेन रहेगा जब तक कि दोनों हमारा कंडक्टर क्या हो जाए, सेम पोटेंशियल पर ना आ जाए। जब तक दोनों कंडक्टर हमारा कैसे ना आ जाए, सेम पोटेंशियल पर ना आ जाए, तब तक इधर से इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होता रहेगा। और जैसे ही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या फ्लो ऑफ चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन या चार्ज होगा, तुरंत इन दोनों कंडक्टर के बीच में क्या कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा, तुरंत क्या बनने वाला है, कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। तुरंत यहाँ पर क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा। तुरंत यहाँ पर क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट बन जाएगा। तुरंत यहाँ एक इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा, इस्टेब्लिश हो जाएगा, जो आई होगा, जिसका डायरेक्शन हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के बीच में रहेगा। और ये जब दोनों मटेरियल के बीच का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, यानी कि इस मटेरियल ए और मटेरियल बी जो है, या 1 या 2 जो हमने लिया है, 1 और 2, इन दोनों का पोटेंशियल मैंने शुरुआत में V1 और V2 माना था। जब हमने देखा कि दोनों का इधर से चार्ज इतना फ्लो हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन, कि यहाँ पर जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे उनको न्यूट्रल कर ले गया, तो अब हम ये बोलेंगे कि V1 का पोटेंशियल V2 के इक्वल है, और इस कंडीशन में देयर आर नो फ्लो ऑफ चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो स्टॉप हो जाएगा, फ्लो क्या हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं कर रहा है, सो रिजल्ट क्या निकल कर आएगा कि इलेक्ट्रिक करंट भी जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। अब इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक करंट इस कंडक्टर से उस कंडक्टर 1 से कंडक्टर 2 में फ्लो नहीं होगा, जबकि अभी भी करंट इस वायर से कनेक्टेड है दोनों के दोनों कंडक्टर।
अब ओम एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है जॉर्ज साइमन ओम। तो उन्होंने ये देखा कि अगर कंटिन्यू मुझे किसी एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में कंटिन्यू मुझे किसी एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर के अंदर मुझे करंट को फ्लो कराना है या चार्ज को फ्लो कराना है, तो कुछ ऐसा कर दें कि यहाँ पर ये सदैव हाई पोटेंशियल पर ही रहे और सदैव ये क्या रहे, लो पोटेंशियल पर ही रहे। यानी कि इन दोनों कंडक्टर के बीच में हम क्या करें, एक पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा मेंटेन रखें। हमेशा क्या करें, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्या रखें, मेंटेन रखें। बस हमेशा क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होता रहेगा और इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में ऐसे बनता रहेगा, हमेशा फ्लो होता रहेगा। जितना टाइम के लिए, जितना डिजायरेबल टाइम हमें चाहिए उतने डिजायरेबल टाइम के लिए ये इलेक्ट्रिक करंट एक कंडक्टर से दूसरे करंट कंडक्टर में फ्लो होता रहेगा। तो उन्होंने क्या बनाया, क्या देखा कि इस करंट के बीच में और इनके बीच में स्टेबलिश जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बीच में एक रिलेशन देखा। और वो रिलेशन क्या देखा उन्होंने कि इफ़ द फिजिकल पैरामीटर्स आर रिमेन्स कांस्टेंट, मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन को, इफ़ द फिजिकल पैरामीटर, इफ़ द फिजिकल पैरामीटर पैरामीटर अब वो फिजिकल पैरामीटर क्या होंगे, टेम्परेचर, टेम्परेचर, प्रेशर, टेम्परेचर वगैरह, ये टेम्परेचर वगैरह, तो ये सारी चीज़ें। इफ़ द फिजिकल पैरामीटर रिमेन्स कांस्टेंट, कि रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट, देन क्या देखा उन्होंने, देन द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन एंड ऑफ द कंडक्टर, एंड ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली proportional to the electric current, to the electric current। क्या देखा उन्होंने, क्या देखा उन्होंने कि अगर फिजिकल पैरामीटर कांस्टेंट हो गया, जैसे कि हम कहें कांस्टेंट टेम्परेचर है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब ये टेम्परेचर कांस्टेंट क्या है, अभी इसको मैं बताऊंगा कि टेम्परेचर कांस्टेंट क्या है। जैसे ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में चाहे जितनी देर तक करंट फ्लो कराएं या चाहे जितनी देर तक इस कंडक्टर में करंट फ्लो कराएं, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। करंट के फ्लो होने से इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, या मैं इसको हीट वगैरह ना दूं तो इस कंडक्टर का टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो फ्लो होने वाला जो करंट है, ये देखा गया कि इन दोनों कंडक्टर के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस जो है। और याद रखना कि जब भी आप ओम्स लॉ पढ़ोगे ना तो पोटेंशियल डिफरेंस कहीं नहीं मिलेगा, पोटेंशियल ही मिलेगा। लेकिन आप ये मत सोचना कि पोटेंशियल ही है वो। याद रखना फिजिक्स में जब कभी भी आपको पोटेंशियल लिखा हुआ मिलता है और करंट वहाँ बन रहा है, तो याद रखना कि उन कंडक्टर्स के बीच में पोटेंशियल नहीं है बल्कि वो पोटेंशियल का डिफरेंस है। क्योंकि आपको अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि जब पोटेंशियल सेम हो जाता है तो देयर आर नो करंट कॉन्स्टिट्यूट बाई द कंडक्टर, तो कंडक्टर के थ्रू कोई भी पोटेंशियल करंट नहीं बन पाता है। और पोटेंशियल सेम होने पर तो अगर और उस पर कोई भी चार्ज भी फ्लो नहीं हो पाता है। तो आप याद रखें कि पोटेंशियल की अगर सेम हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस या ये पोटेंशियल दोनों बॉडी का सेम हो गया तो ना तो करंट बनता है ना तो चार्ज फ्लो होता है। तो जब कभी भी करंट बन रहा है और चार्ज फ्लो हो रहा है या करंट फ्लो हो रहा है तो आप याद रखें कि उन दोनों कंडक्टर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ज़रूर होगा। तो इन्होंने क्या देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है, और उसको पोटेंशियल डिफरेंस को हम हर जगह पर डेल वी नहीं लिखेंगे, ओम्स लॉ में हम इस डेल वी को जनरली वी से ही लिखेंगे। तो उन्होंने क्या देखा कि ये पोटेंशियल डिफरेंस वी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट है, जो कि उन कंडक्टर में, दोनों कंडक्टर के बीच में फ्लो होने वाला करंट है। ठीक है, तो V प्रोपोर्शनल I देखा गया और प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाया गया तो एक कांस्टेंट मिला हमको R और I। ये R क्या है, ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। और याद रखना ये जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है इसी को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। और I को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, I को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और V को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। लेकिन हमेशा हर एक जगह पर पोटेंशियल ही लिखा हुआ होता है। तो याद रखना कि यहाँ पर पोटेंशियल का जनरल मीनिंग पोटेंशियल डिफरेंस से ही है, पोटेंशियल से नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखें टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर से क्या है, अगर बेटा टेम्परेचर आप बार बार कंडक्टर का चेंज कर रहे हो तो आपको ये पता है कि ये क्या है, एक मेटल है। क्या है ये, एक मेटल है।
और मेटल में जो एटम होता है उस एटम के पास आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर पाने पर भी अपने क्या करता है, ऑर्बिटल को छोड़कर चल जाता है और लैटिस में घूमने लगता है। और आपने बार बार अगर आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो या टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो एक तो हमने किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल लगाया है, तो पोटेंशियल लगाने पर ही उसके आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करने लगे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करने लगे हैं, मूव करने लगे हैं। इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे हैं, इसमें पोटेंशियल लगाने से ही इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे हैं। इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे हैं और आप इसको टेम्परेचर दोगे, आप इसको टेम्परेचर दोगे यानी कि थर्मल एनर्जी दोगे। थर्मल एनर्जी से इसके इनर और आउटर हर जगह के इलेक्ट्रॉन हो सकता है एक्साइटमेंट स्टेट में आ जाए। और जहाँ पर आपका गेस ये था कि केवल आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन जाएगा और करंट को बनाएगा, वहीं पर और भी इलेक्ट्रॉन अब प्रोड्यूस हो गए ड्यू टू द थर्मल एनर्जी, वो सब किस सब करंट बनाने लगे। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि करंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनने लगे और हमारा करंट इतना ज़्यादा अमाउंट में बनने लगे कि फ्लो होने के लिए कंडक्टर पर उसको जगह ही ना मिले और उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यू टू द कोलिजन वहाँ पर किस में बदल जाए, वहाँ पर किस में बदल जाए, थर्मल एनर्जी में बदल जाए और वो मेटल या कंडक्टर हमारा क्या हो जाए, हीट हो जाए, हीट होकर जल जाए, ख़राब हो जाए। और जो कंटिन्यूस हम फ्लो बनाना चाह रहे थे अब वो कंटिन्यूस फ्लो ना बनकर एक लिमिटेड टाइम के लिए ही बन पा रहा है। तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने से ही हमारा कंटिन्यूस फ्लो मेंटेन हो पा रहा था, मतलब ऐसा देखा जा पा रहा था कि पोटेंशियल करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन जब हम इस मेटल का टेम्परेचर बदल रहे थे तो कंटिन्यूसली ये देखा नहीं जा पा रहा था। कुछ दूसरा इक्वेशन या दूसरा ग्राफ देखा जा रहा था जो कि हम लोग सेमीकंडक्टर वगैरह में पढ़ेंगे कि टेम्परेचर वेरी हो रहा है तो फिर क्या होता है, तो वहाँ पर दूसरी चीज़ का दूसरा थ्योरी आ जाता है। लेकिन याद रखें कि टेम्परेचर जब कांस्टेंट होगा तो ओम्स लॉ ही आएगा। तो टेम्परेचर के कांस्टेंट होने पर ही ये रिलेशन मिल रहा था, अदरवाइज ये रिलेशन नहीं मिल पा रहा था। तो इस तरीके से करंट को फ्लो करा रहे थे तो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया गया। कब, लेकिन जब टेम्परेचर कांस्टेंट था तो वही मैंने ओम्स लॉ लिखा। क्या लिखा कि इफ द फिजिकल पैरामीटर रिमेंस कांस्टेंट देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, the potential difference between the end of the conductor is directly proportional to the electric current which is flow through in the conductor। ठीक है, जो कंडक्टर में फ्लो हो रहा है। तो आई होप इतनी चीज़ें मैं जो आपको बता रहा हूँ ये समझ में आ रही होगी। इसी को हम ओम्स लॉ बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ बोलते हैं। V = IR। आर हमने बता ही दिया कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है और V पोटेंशियल डिफरेंस है और I करंट है। अगर हम I की वैल्यू 1 रखें तो देखो ज़रा क्या आता है, V = R × 1 और V = क्या मिल जाएगा, R मिल जाएगा। I की वैल्यू 1 रखने से V = R मिल जाता है। इसका क्या कंक्लूजन निकल कर आया, इसका कंक्लूजन ये निकल कर आया कि रेजिस्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। रेजिस्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड फॉर द फ्लो ऑफ द यूनिट करंट थ्रू इट। 1 एम्पियर के करंट को फ्लो करने से किसी कंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो पोटेंशियल के जस्ट इक्वल ही हो जाता है। यही बात मैंने डेफिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस में लिख दिया। ठीक है, अब यहीं से अगर हम आर की यूनिट कैलकुलेट करना चाहें तो आर की यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखो V = IR होता है तो R = आप क्या कर लो, V/I कर लो। R = क्या कर लो, V/I कर लो। और वो ये पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट हमने बताया ही है, वोल्ट होता है। I की यूनिट, करंट की यूनिट एम्पियर होता है। तो आप R की यूनिट क्या लिखोगे, वोल्ट/एम्पियर लिखोगे। और 1 वोल्ट/एम्पियर को माना गया है कि 1 ओम होता है। यानी कि रेजिस्टेंस की जो यूनिट है, रेजिस्टेंस की जो यूनिट है R, उसकी यूनिट ओम माना गया है। क्या है, ओम है। ठीक है, जो कि 1 वोल्ट/एम्पियर के बराबर होता है। ये बात भी आपको याद होना चाहिए। और ये ओम का सिंबल है, आप ऐसे बनाओगे, ऐसे ऐसे। देखो आप ऐसे गोल गोल बनाए, ऐसे ऐसे नहीं बनाओगे, मतलब ऐसे बना लो, ऐसे प्रैक्टिस करोगे ओम बन जाएगा। ठीक है, इस ओम बन जाएगा। 1 ओम को कैसे डिफाइन करोगे, 1 ओम में भी बता देता हूँ। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम इज 1 एम्पियर करंट। 1 ओम क्या, कैसा रेजिस्टेंस है, 1 ओम एक ऐसा रेजिस्टेंस है जब किसी कंडक्टर में 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो, फ्लो थ्रू इट
व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस एट ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। कह रहा है कि किसी कंडक्टर का 1 ओम का रेजिस्टेंस तब होगा जब इसमें करंट फ्लो हो रहा हो 1 एम्पियर का, और इसके एंड पर जो पोटेंशियल लगा हो वो भी कितना हो, 1 वोल्ट का हो। तो किसी कंडक्टर के एंड पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल होने पर उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होता है, 1 ओम होता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द 1 ओम रेजिस्टेंस। क्या है डेफिनेशन कि 1 ओम इज दैट रेजिस्टेंस द 1 एम्पियर करंट इज फ्लो थ्रू इन द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो एक कंडक्टर के एंड पर अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल है, उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो उसमें 1 ओम का ही रेजिस्टेंस होगा। ठीक है बेटा, यूनिट भी अगर आपको लिखना है तो जैसे 1 किलो ओम भी होता है, जिसको 10⁻³ ओम लिख सकते हो। मेगा ओम भी होता है, कैपिटल एम है ये, तो 10⁻6 ओम। और एक माइक्रो ओम भी आप लिखोगे तो 10⁻⁻6 ओम हो जाएगा। एक पीको ओम लिखोगे 10⁻⁻12 ओम हो जाएगा। ठीक है, 1 फर्मी ओम भी होता है तो 10⁻⁻15 ओम लिखोगे। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो वो होंगे ना यूनिट, उनको आप कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कंडक्टेंस का। इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।